हेलो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते एवरीवन। क्या हालचाल? आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छी से आ रही होगी और सभी को मैं शानदार धुआंधार तरीके में दिखाई दे रहा होगा। और आई होप सभी ने प्रीवियस लेक्चर का जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका रिवीजन अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि उसी लेक्चर पे अपन आज क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और मैंने कल बोल के भी गया था और मैंने कल आपको बोल के भी गया था दैट इस लेक्चर का डेफिनेटली रिवीजन करके आना क्लास के अंदर, अदरवाइज लेक्चर नंबर 21 तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो मेरा नाम है प्रंजल कुमार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का बाले सीख गए चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड डायपोल के लेक्चर नंबर 21 में। ओहो माय गॉड, 20 से क्रॉस हो गए। टारगेट तो बेटा वही था 20 ही रखने का, लेकिन क्या है, ट्यूशन भी करवा रहा हूँ, वो भी है। मैं सोच रहा था ट्यूशन स्किप कर दे, लेकिन फिर वही है, बच्चे सोचेंगे कि टीचर ने ना हमको आधा कंटेंट दिया है, फिर ही मैं पढ़ाने का नाम ले लिया और अब आधा कंटेंट दे रहा है। तो फिर मैं सोच रहा ये तो टोटली अनफेयर हो जाएगा बच्चों के साथ। तो मैं फेयरली आपके सामने खड़ा होने के लिए ट्यूशंस भी करवाते आ रहा हूँ और आज भी ट्यूशंस कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात, आज भी क्वेश्चन कर रहे हो, देख लो कोइंसिडेंस हो गया, आज भी क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर कल कंसेप्ट करेंगे, फिर कंडक्टिंग करेंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग सेल मान लो और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान लो, उनकी वजह से मैंने आपको ऑलरेडी पहले करवा दिए। तो वो वाला पार्ट अपने बच जाएगा, वो वाला पार्ट अपने बच जाएगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की, तो धुआंधार तरीके से। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवाया था वर्क डन इन अ रोटेटिंग डायपोल। क्या करवाया था, फॉर्मूला क्या था सर? वर्क डन का फॉर्मूला था ना, वो आया था माइनस ऑफ कोस पीई कोस थीटा टू माइनस थीटा वन। अगर नेगेटिव को अंदर लेके चले जाएंगे तो सर आता है पीई कोस थीटा वन माइनस थीटा टू। फिर पोटेंशियल एनर्जी आई थी, जो मैंने बार बार बोल के कहा था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या आई थी सर? नेगेटिव ऑफ पीई कोस ऑफ थीटा। उसके बाद में अपन ने इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करी थी। इक्विलिब्रियम में स्टेबल देखा था, अनस्टेबल देखा था, न्यूट्रल देखा था। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, वहां पे तो क्या था, अनस्टेबल था, और मिनिमम थी, वहां पे स्टेबल था, और कांस्टेंट थी, वहां पे क्या था, न्यूट्रल था। उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या रखा था अपन ने? इलेक्ट्रिक डायपोल रखा था और उसके ऊपर एनालिसिस करी थी। आपने रेट मैंने क्लास लगभग 45 टू 50 मिनट की कंप्लीट कर दी थी। आज वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, पहले बोलो साइमल्टेनियसली मेरे साथ लिखते चलना है, और जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना बोर्ड पे, ऑलमोस्ट तुम्हारे जेई मेन के पीवाईक्यूज मिलेंगे या जेई एडवांस के, जेई के पीवाईक्यूज मिलेंगे, चाहे एडवांस के ले लो चाहे मेंस के ले लो। और अगर नहीं है तो वो रिलेटेड है उनसे, डेफिनेटली उनमें से कोई सा आपसे पूछ लिया जाएगा, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नोट डाउन करते हुए सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब लास्ट पॉइंट करवाया था ना, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड ऑन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो वहां से कॉन्सेप्ट उठा के ये क्वेश्चन पुटअप करा गया है जेईई मेन 2021 में। क्वेश्चन सुनना, एन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in an electric field generated by a point charge, then which one of the following statement is correct? Which one of the following statements are correct? इजी या आर कर लो, इजी या आर करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है,
जो एक पॉइंट चार्ज से जनरेट हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक वर्ड भी मिस कर गए ना, क्वेश्चन यू फिसल गया और पता चलेगा जेई मेन का क्वेश्चन कितना होता है, कितनी वैल्यू रखता है आपके लिए। अगर जेई मेन में आपके अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं तो आपको एक अच्छी एनआईटी मिल सकती है, तो आपका कैरियर बंद होने का चांस खत्म हो जाएगा। और अगर जेई एडवांस निकल गया तो फिर आईआईटी तो मिलनी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पुटअप करा गया है जेई मेन 2021 में। कब पुटअप करा गया है बेटा? जेई मेन 2021 का पीवाईक्यू है। इसके ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलना मेरे साइमल्टेनियसली मेरे साथ। ये ऑप्शन है नेट फोर्स ऑन डाइपोल must be zero, बी है नेट फोर्स ऑन डाइपोल मे बी जीरो। सी ऑप्शन है बच्चे टॉर्क नेट टॉर्क लिख लो, नेट टॉर्क ऑन डाइपोल मस्ट बी जीरो। नेट टॉर्क ऑन डाइपोल मे बी जीरो। अब ये क्वेश्चन है ना, अगर जिसने प्रीवियस लेक्चर का अच्छे से रिवीजन कराया, मैं गारंटी ले सकता हूं 10 सेकंड के अंदर आंसर दे देगा। अगर जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा ना 20 वाला और उसको अच्छे से समझा है, तो मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर फेंक के मार देगा मुंह पे। अपनी गारंटी है, ये लिखवा के ले लो, कुछ है ही नहीं। लेकिन जो बच्चा बोर्ड्स वाला आ गया या रैंडम मेरी क्लास करा, उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब विद्या का समय बेटा, जो बच्चे रेगुलर मेरी क्लासेस करे वो इसका आंसर बताएंगे कमेंट के अंदर क्या आ रहा है। जो बच्चे रेगुलर मेरी क्लासेस करे वो इसका आंसर बताएंगे कमेंट में, सर ये आ रहा है, और मेरे को पता है वो सही भी बताएंगे। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोलता हूं, जब भी मेरी नहीं किसी भी टीचर की, व्हाट एवर द टीचर, किसी भी टीचर की तुम क्लास कर लो, उसकी क्लास करो ना, तो एक एक सिंगल वर्ड बिल्कुल फोकस से सुना, माइन्यूटली वे में। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है बच्चे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पे जोर देके बोला था एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। अगर तू मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनता तो तेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही पे कंप्लीट हो गया होता। अब तेरे को प्रॉब्लम हो रही कि सर बात तो सही कर रहे हो, हमने यहाँ पे ये चीज नहीं सोची थी। जो वीक बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर हमने यहाँ पे ये चीज नहीं सोची थी, अगर ये सोच लेते तो क्वेश्चन ही हो जाता, अगर ये थिंक कर लेते तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाता। ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ये नहीं बोला गया कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। सर फिर कैसे पता लगाएंगे? बिना नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म के अलावा तो अपन इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। मैं बोलूं मेरी बात तो सुन लाडले, आगे क्या देर का वो तो पढ़े। जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। अब तेरे को ये पता होगा पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना, वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म? ये तो बता दोगे यार, ये तो बता दोगे। आई होप हमारे चुन्नू मुन्नू जो चैप्टर 1 में 50 लेक्चर करे हैं, एक बच्चे ने कमेंट करके भी कहा था क्या सर ये ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट का कंटेंट है क्या? नहीं बेटा, लेकिन उसी से अब देखो क्वेश्चन बनेंगे अपने, वो अपना बेस था इसलिए मैंने उसमें इतना टाइम लगाया। उसके बाद में जितने भी चैप्टर्स होंगे ना उसमें उतना टाइम कतई नहीं लगाऊंगा। तो देखना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर कैसे होगा? बच्चे बोलेंगे सर इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत करी है, और कुछ बच्चों के डाउट आ रहा होगा सर कैसे होगा, मैं उन्हें तेरे को समझाने की किस लिए कर रहा हूं। ध्यान से देख, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज ले ले तू बेटा, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सर रेडियली आउटपुट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज
ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हुए चचा काम हो गया। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज ओरिजिनेट होती है, तो ओरिजिनेट करवा दे। सर अवे फ्रॉम दी चार्ज होएगी और ना सर रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड मींस अगर तू यहां से स्फीयर बनाएगा तो ये रेडियस के अलोंग बाहर की डायरेक्शन में जा रही है। अब तू खुद से बता बेटा ये यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म है? सर ये तो साफ दिखाई दे रहा है हमको नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अभी भी कुछ पगले बच्चे हैं वो बोलेंगे सर कैसे पता चला? मैंने वहां पे भी करवाया था, ए पॉइंट लेके बी पॉइंट लेके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक पॉइंट आता या शायद तो 4th नंबर का था या 5th नंबर की प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मैंने उसमें आपको कहा था डेट इफ स्पेस इज इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीज। अगर स्पेस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, स्पेस डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल सर बताया था आपने ये बात। तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ज्यादा होगा। मैं बोलूंगा क्यों? सर डिस्टेंस कम है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आइसोलेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस कम होएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, और डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम है। डेट मींस मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है सर, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है। डेट मींस सर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। डेट मींस हम कह सकते हैं सर दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बस काम खत्म है चचा। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रख दिया जाता है तो फोर्स क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज। प्रीवियस लेक्चर में करवाया चच्चा चिल्ला चिल्ला के, समरी लिखवाई थी यहाँ पे बना के और 5 बार बोला था। इफ डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन डायपोल इज ऑलवेज जीरो व्हाट एवर। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज व्हाट एवर में बी द ओरिएंटेशन। चाहे जो ओरिएंटेशन कर लो डायपोल की, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता। तो अब इसमें से ऑप्शन देख के कट करना, नेट फोर्स ऑन डायपोल मस्ट बी जीरो। क्या हो सकता है? नहीं होगा सर। तो सर ये वाला ऑप्शन है ना, ये तो कट गया। मैं बोलूंगा बी ऑप्शन होएगा, तो तू बोले सर नेट फोर्स ऑन डायपोल में बी जीरो। दैट मींस नेट फोर्स हो सकता है। अबे मैंने कहा था नेट फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो व्हाटएवर में बी द ओरिएंटेशन। दैट मींस ये भी नहीं होगा सर, किसी भी केस में जीरो नहीं होगा। और टॉर्क की बात आई थी तब क्या हुआ था? मैंने कहा था टॉर्क चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लो, क्या होता है? मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? मस्ट भी जीरो आएगा या मे बी जीरो? सर IIT दिल्ली डेट इज गोइंग टू बी आंसर सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? सर नहीं आई तो ध्यान से देख, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वापस से देखना। इतना नोट डाउन कर ले, इतना नोट डाउन कर ले। इसको किस में रखा अपन ने? सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसको। यूनिफॉर्म लिख दिया गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बात है सर वापस से प्रूव करके दिखाओ, लास्ट क्लास का तो भूल गए। ये आइसोलेटेड चार्ज है तो पॉइंट चार्ज मान लो या आइसोलेटेड चार्ज मान लो, बात तो एक है ना? बिल्कुल सर बात एक है। पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज ही तो है चच्चा, पॉइंट चार्ज ही तो, बिल्कुल सर पॉइंट चार्ज ही है। अब इसकी वजह से मैं यहाँ पे एक डायपोल रखा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक डायपोल रखा, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। डायपोल की डायरेक्शन सर नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेंथ 2d ले रहा हूं। क्या इस पे फोर्स जीरो होगा? बिल्कुल सर जीरो होगा। बच्चे बोलेंगे
बिल्कुल सर जीरो होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल जीरो होगा। ध्यान से देखना, मैं वापस से रिपीट करूंगा, बच्चे बोलेंगे सर जीरो होगा, मैं भी बोलूंगा जीरो होगा। अभी देखना ट्विस्ट आएगा, नेगेटिव चार्ज में फोर्स सर अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो सर इस पे फोर्स लगेगा इधर QE। पॉजिटिव पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा QE। तो तूने जीरो कैसे कहा बे नालायक बच्चे, जीरो कैसे कहा? नेट फोर्स QE कट गया। अबे पगले, यहां पे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्या? अरे सेम है क्या? नहीं होगी कभी भी सर। वाई यहां पे इस बेस से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी चाचा, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। अपन इसकी वैल्यू डिफाइन करने की बात नहीं करे, लेकिन यहाँ पे मैं ये हो जाएगी और यहाँ पे भी हो जाएगी और वेरी करेगा, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं सर इसकी ओरिएंटेशन चेंज करके देखते हैं। मैं बोलूंगा ओरिएंटेशन चेंज करने से पहले क्या करो आप, इस पे टॉर्क चेक कर लो, टॉर्क चेक कर लो। तो सर टॉर्क तो चेक कराइए, जीरो होगा, बिल्कुल टॉर्क तो जीरो होगा। कैसे? एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक उस डायरेक्शन में, डेट मींस इसमें क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है, लेकिन ये घूम रहा थोड़ी रहा है, नहीं घूम रहा सर। एक मिनट नोट डाउन कर लो आप। अब ध्यान से देखिएगा सर, टॉर्क तो जीरो होगा इस केस में, टॉर्क जीरो। ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं टॉर्क जीरो इस केस में, टॉर्क जीरो, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मैं दूसरा डायपोल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं दूसरा डायपोल बना रहा हूं, उसकी ओरिएंटेशन कैसे कर रहा हूं? ऐसे कर रहा हूं, -q + q 2d। सर पॉजिटिव पे जो फोर्स लगेगा ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा इस डायरेक्शन में QE, और सर नेगेटिव पे इस केस में लगेगा सर इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा QE। अब ध्यान से देख, इसको थोड़ा इक्वल बनाते हैं, इसे थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करते हैं। यहां पे सर अपोजिट डायरेक्शन में QE, तो तू बोला सर दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा। मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि सर अगर इसको आप सर्कल बनाओगे ना, तो सर ये वाली हो जाएगी इसकी रेडियस, थोड़ा ठीक से नहीं बना, ये बिल्कुल इसके सेंटर पे आ जाएगा। थोड़ा इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो सर, ये वाली भी इसकी रेडियस होगी, ये वाली भी इसकी रेडियस, डेट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैल्यू तो सेम होगी सर। तो इसमें QE यहाँ पे लगेगा, इसमें QE इधर लगेगा। मैं बोलूंगा बेटा क्या जीरो हो जाएगा नेट फोर्स? तो बोला जीरो हो जाएगा, वैल्यू सेम आ। अरे पगले बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन चेक कर। तू डायरेक्शन चेक करेगा तो ये तो थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लेने, तो एक कंपोनेंट इसका इधर होगा QE cos ऑफ थीटा, एक इधर होगा QE sin ऑफ थीटा। तो तेरे वाले से तो ये वाला क्रॉस हुआ ना, इससे तो ये कटेगा, ये वाला बचेगा, डेट मींस अभी भी नेट फोर्स अवेलेबल है। लेकिन इस केस में क्या होगा? टॉर्क होएगा। क्यों? टॉर्क घूम जाएगा, डायपोल पलट जाएगा, इस केस में ऑसिलेट करने लग जाएगा, तब इस केस में टॉर्क होएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस केस में भी नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेट मीन्स सर बात तो ये है कि नेट टॉर्क ऑन डायपोल में भी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड्स करता है सर ओरिएंटेशन में। नोट डाउन कर ले बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं पहले बोलूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा ना इसके बाद में, वो प्योर जेईई मेंस के रहेंगे और कॉम्पिटिटिव रहेंगे, जेईई एडवांस के रहेंगे। तो आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। बिल्कुल सर कर लिया। चलो एक क्वेश्चन और यहीं पे करवा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, सी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में,
डी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। करवाया हुआ है लास्ट क्लास के अंदर, कोई ऐसे नहीं बोल सकता सर नहीं करवाया हुआ। पकड़ के इतना मारूंगा इतना मारूंगा इतना दूंगा, धोबी के पास जाके दुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। और इस केस में मैं डायपोल मोमेंट भी ऐसे ले रहा हूं और इस केस में अपोजिट ले रहा हूं और इस केस में क्या कर रहा हूं बेटा, परपेंडिकुलर ले लिया। अब क्वेश्चन देखना मेरा क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं इन विच ऑफ द ऑप्शंस, इन विच ऑफ द ऑप्शंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, potential energy of dipole will be maximum, will be maximum। अरे यार ये तो बता सकते हो, अगर ईमानदार से मेहनत करिए तो ये तो बता सकते हो। सर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। सर डाइपोल और पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल है। सर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, सर डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के केस में मैक्सिमम कब होती थी, जब सर डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होते थे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी सर, पोटेंशियल एनर्जी होती थी ना, होती थी पीई कोस ऑफ थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 रख दूंगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। क्या क्या आएगी वैल्यू, माइनस पी। अगर थीटा की वैल्यू 180 पाई रखूं, थीटा की वैल्यू पाई रख दूं, तब क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी सर, प्लस पीई। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए। ऑप्शन बी दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, लिटरली बताओ नीट में क्वेश्चन पूछा गया ऐसे। अब मेहनत आपको करनी पड़ेगी चाचा, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं कैसे टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिएगा, अब प्योर कॉम्पिटिटिव पे चलेंगे अपन। वो सारे क्वेश्चन यही मेन में और एडवांस में आए हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। बहुत गजब क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए होगी, बहुत बेसिक बेसिक चीज होगी, नीड्स होगी। अगर वो आपकी कंप्लीट नहीं है बेटा, फिर रिग्रेट होगा आपको, फिर रिग्रेट होगा आपको, पहले बोल रहा हूं। तभी कहा था इस चैप्टर का, इस लेक्चर का अच्छे से रिवीजन करके आना। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ए डायपोल इज प्लेस्ड, ए डायपोल इज प्लेस्ड, a dipole is placed in uniform electric field, a dipole is placed in uniform electric field if a dipole is rotated by slowly, rotated slowly by small angle, by small angle theta, then find time period of oscillations, सर क्या बात कर रहे हो यार, डायपोल को रोटेट करवा दिया। अरे करवाना पड़ता था तुम्हारे लिए। अब आधे बच्चे पता है क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देख के बग जाएंगे डेफिनेटली। क्लास से एग्जिट हो लेंगे, अरे ये मास्टर तो कचरा चीजें करवा रहा है, हम नहीं देखेंगे इसकी ना। बेटा तेरे कैरियर है, मत देख मेरा क्या जाना। सॉल्यूशन देखना, पहले तो क्वेश्चन सुनना, और ये मत सोचना ये क्वेश्चन है, आया हुआ नहीं है। जेई मेन 2020 में आया हुआ है, मॉडरेट कैटेगरी में
आपके लिए तो डिफिकल्ट कैटेगरी में होगा, लेकिन मेरे लिए मॉडरेट कैटेगरी में है। इवन जेई एडवांस में भी है, जस्ट इसके बाद में करवा दूंगा, दोनों क्वेश्चन देखना। ये डेरिवेशन समझ लो, ये क्वेश्चन समझ लो, इंपॉर्टेंट है, पहले बोलो, बच्चों की तरह रोने मत लग जाना, इजी है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसमें कुछ 11th के बेसिक्स की नीड होगी। अगर 11th का बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, अगर नहीं है तो मैं समझा दूंगा। ध्यान से देखना, ए डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल प्लेस्ड करा गया है बेटा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करा गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे है। अब बात कर रहा है आगे, इतने तो पढ़ लिया अपने, ए डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करा गया। इफ डायपोल इज रोटेटेड स्लोली बाय स्मॉल एंगल थीटा। अगर इस डायपोल को बेटा यहां से पकड़ के मैं स्मॉल एंगल थीटा पे रोटेट कर दूं, ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा क्या था? डायपोल था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब देखना, मैं इस डायपोल को पकड़ के स्मॉल एंगल थीटा पे रोटेट कर रहा हूं, तब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता दो। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही मैंने तेरे को एसएसएम के बेसिक में कराया। जिस भी बच्चों को डाउट आएगा ना यहाँ पे, सर कैसे कैलकुलेट करा, वो मेरा 11th बैकलॉग रिवीजन सीरीज के नाम से एक सीरीज है, उसके अंदर कराएगा टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम। वहां पे बता रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना पड़ेगा, मेन पोजीशन कौन सी है। उसके बाद में आपको चेक करना पड़ेगा रिस्टोरिंग फोर्स। अगर रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए नेगेटिव ऑफ एक्स के, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू रख देंगे -m ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वहां से ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2π/t, और वहां से क्या आ जाएगा आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर आई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहां पे स्मॉल एंगल थीटा पे डायपोल को रोटेट कर रहा हूं। इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर प्लस चार्ज होगा, और इसकी डिस्टेंस 2d ले रहा हूं। सर मेन पोजीशन कौन सी होगी? अबे पगले बच्चे दिमाग लगाओ, कौन सी होगी? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें फोर्स, सर इसमें जो फोर्स लगेगा ना वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पे इस डायरेक्शन में। दैट मींस डायपोल पता है कैसे रोटेट करेगा? डायपोल अब ऐसे रोटेट करने वाला है, नहीं आया समझ में? अबे पगले बच्चे, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो डायपोल का ये वाला पार्ट नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, फिर ये वाला ऊपर जाएगा, फिर ये वाला नीचे आएगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। समझा देता हूं, हम तुमको समझा देते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? डायपोल है। तो कैसे ऑसिलेट करेगा? आएगा 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 आएगा, नीचे जाएगा, फिर आएगा आएगा, नीचे ऊपर जाएगा, फिर आएगा फिर आएगा। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डायपोल को मैंने रख दिया, तो ये पता है कैसे ऑसिलेट करेगा? ऐसे ऑसिलेट करेगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आया जाया आया, ऐसे ऑसिलेट करेगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। तो मेन पोजीशन कौन सी हुई? सर ये वाली हुई। ये अपनी क्या हुई बेटा? मेन पोजीशन हुई। क्या हुई? ये सर हमारी मेन पोजीशन हुई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, सुनो मुनो, मैं बोलूंगा क्या इसमें लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। सर किसका फॉर्मूला लगाएंगे? रिस्टोरिंग फोर्स का लगाओ। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं बोल रहा हूं यार, इस पॉइंट पे फोर्स चेक कर ले, तो बोले सर कैसे चेक करेंगे? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले डायपोल की वजह से। अरे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले। तो सर डायपोल पहले पी ऐसा था और अब ऐसे हो गया, तो सर ये पी ऐसे था ना, तो सर ये वाला हो जाएगा पी कोस थीटा। क्या होगा? पी कोस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? पी कोस थीटा। या फिर उससे देख लो, रूट केपी बाई आर क्यूब, रूट में 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। उससे देख लो,
तो यहां से भी क्या आएगा, केपी कोस स्क्वायर थीटा है ना, 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा केपी कोस थीटा बाई आर क्यूब। सर कैसे है आर क्यूब, तो ध्यान से देखना, अगर तू इसको पी लेगा ना बेटा तो ये क्या हो जाएगा केपी कोस थीटा, और अगर तू इस वाले डायपोल को यहाँ पे मान, सपोज कर पी यहाँ पे था पहले, फिर वहां पे चला गया, तो पी कोस थीटा ही तो होएगा। अरे होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल सर होएगा, पी कोस थीटा ही होएगा। तो पी कोस थीटा होएगा, तो ये इसके लिए क्या होगी, एक्सियल पोजीशन हो गई, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसको आर डिस्टेंस 2D को अगर मैं आर ले लूं, 2D को अगर मैं आर ले लूं बेटा, तो क्या हो जाएगा सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा ना एक्सियल पे, वो होता है 2kp बाय आर क्यूब, तो p कोस थीटा बाय आर क्यूब। अरे ऐसा नो, बिल्कुल सर यू आर राइट। अब देखना एक्सियल, अब देखना बेटा मैं क्या करूं, फोर्स क्या होता है सर, फोर्स होता है ना जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो Q इंटू E हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा Q इंटू ट्वाइस ऑफ KP कोस ऑफ थीटा इंटू आर क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है सभी, बिल्कुल सर इतनी बात तो हमारे समझ में आ रही है, इतनी बात तो सर हमारे अच्छे से समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब ध्यान से देखिएगा क्या मैं करवा रहा हूं क्या। अब अगर अपन इसके अंदर क्या देखें, रिस्टोरिंग फोर्स देखें, तो 2kp कोस थीटा बाय आर क्यूब, इसमें दिक्कत कहां पे आ रही है, एक मिनट मेरे को चेक करने दीजिएगा मिस्टेक कहां पे हो रही है। 2D इज इक्वल टू आर, रुको 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 रुको, अपन गलती करेंगे क्या, अपन गलती करेंगे बेटा, एक मिनट मेरे को ये बताओ, एक्सियल पॉइंट पे 2kp बाई आर क्यूब और Q ऐसा ऐसा, ये फोर्स हो गया अपना, ओहो 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 ओहो, रिस्टोरिंग फोर्स ये हो गया अपना, दिक्कत तो हो रही है, दिक्कत तो हो रही है। और अगर अपन रिस्टोरिंग फोर्स ना निकाल के उससे जाए तो एंगुलर एसएसएम से जाए, अब समझ में आ, इतनी मेहनत काहे कर रहे थे वे, इतनी मेहनत काहे कर रहे थे, इसको आर के को ले लिया, इसको क्या क्या बना दिया बेचारे को। अब देखना, वैसे उससे भी हो जाता, वो लीनियर एसएसएम से जाता, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता था कैलकुलेशन में, अभी देख रहे थे ना कैलकुलेशन में कैसे फंसते, वैसे उलझ जाते कैलकुलेशन में, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता, डिफिकल्टी हो जाती। अब देखना एसएसएम एक तो होता है एंगुलर एसएसएम बेटा, एंगुलर एसएसएम, एक होता है लीनियर एसएसएम, एक होता है लीनियर एसएसएम, और लीनियर एसएसएम में हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। अरे पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा, बिल्कुल सर आपने अच्छे से हमको पढ़ा रखा है। तो लीनियर एसएसएम में मैंने तेरे को क्या करवाया था, अरे क्या करवाया था, लीनियर एसएसएम में रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या करवाया था सर, नेगेटिव ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क रिस्टोरिंग इज नेगेटिव ऑफ थीटा डिस्प्लेसमेंट के, नेगेटिव ऑफ थीटा डिस्प्लेसमेंट के। और क्या था वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स की जगह तू क्या रख रहा था, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की जगह, यहाँ पे टॉर्क रिस्टोरिंग आएगा आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, मास की जगह क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा की जगह ओमेगा और एक्स की जगह आ जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। बस काम खत्म, इक्वेट कर देना और काम। और ये मैंने बता रखा है, सच बताऊं लिटरली बता रहा हूं, बता रखा है रिवीजन वाले में। अब ध्यान से देखिएगा, टॉर्क निकाल 2 मिनट में था, 10 मिनट खराब कर दी इसके चक्कर में, लीनियर सिस्टम लगाने के चक्कर में। देखो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, अगर मैथमेटिक्स को तू गलत तरीके से पंगा ले लिया ना, गया काम, निपट जाएगा बेटा वहां पे। तो टॉर्क तो तेरे को पता है यार, टॉर्क क्या होता है सर, टॉर्क ड्यू टू डायपोल होता है, टॉर्क ड्यू टू डायपोल होता है ना सर, वो होता है पीई साइन थीटा।
अरे यही तो होता है चाचा, पी साइन। बिल्कुल सर, पी डायपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। अरे सुनो, बिल्कुल सर, मैं बात करूं एंगल, ध्यान से पढ़ना, स्मॉल एंगल थीटा। तो क्या करेंगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो साइन थीटा क्या हो जाता है स्मॉल एंगल के लिए, थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा सर पीई, टॉर्क रीस्टोरिंग करेंगे पीई थीटा। क्या है यहां से रीस्टोरिंग टॉर्क क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है। बिल्कुल सर आ रहा है। सर नेगेटिव क्यों नहीं आया, मैं नहीं लगाया वरना लगा सकता हूं कैसे, रीस्टोरिंग ही तो वापस ही तो ला रहा है, अगर तू लगाना चाह रहा है तो लगा ले भाई। जो है तेरा टॉर्क है ना, ये रीस्टोरिंग नेचर का वापस लेके आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, डायपोल क्या हो जाएगा माइनस पी थीटा। चेक कर, टॉर्क रीस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ थीटा। अब क्या करते थे, अब क्या करते थे सर, अब इक्वल रख दो, टॉर्क रीस्टोरिंग की वैल्यू रख दो इसकी इक्वल एम, एम की क्या आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो रख दो। अरे कलम जी कहाँ गिर रहे हो, तो सर नेगेटिव ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। तो नेगेटिव से नेगेटिव गया, थीटा से थीटा गया, तो क्या आया सर, ओमेगा की वैल्यू आएगी रूट में पीई बाई आई। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा सर, 2 पाई अपॉन में टी। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, टी की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 2 पाई रूट में आई बाई पीई। That is very very important रिजल्ट। ध्यान से देखिएगा, टी को ऊपर लेके जा रहा हूं और 2 पाई इंटू आई बाई पी। आई क्या है लिख लीजिएगा यहाँ पे बेटा, आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और पी क्या है डायपोल मोमेंट, और पी क्या है डायपोल मोमेंट, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। बस काम खत्म, नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर एक बार और रिवीजन करवा दूंगा। अगर तू लीनियर सिस्टम से कल करता ना तब भी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता बेटा, तू फंस जाता बेटा वहीं पे। अब चले आगे, बिल्कुल सर चलो। तो देखिएगा बेटा, वापस से रिवीजन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अपन लीनियर एसिस्टम ना करके एंगुलर एसिस्टम कर ले, क्योंकि थीटा पे रोटेट करा, तो अपन क्या करेंगे सर, अपन क्या करते हैं टॉर्क को, तो अपन पता है टॉर्क ड्यू टू डायपोल अपन ने पढ़ा था पीछे सर, पीई साइन थीटा होता है, तो पीई साइन थीटा। लेकिन सर यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क है, वापस लेके आ रहा है, तो नेगेटिव पीई साइन थीटा हो जाएगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो सर जो साइन थीटा होता है ना वो कोस थीटा, साइन थीटा होता है ना वो थीटा के इक्वल हो जाता है, कोस थीटा 1 के इक्वल हो जाता है, टेन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है। तो सर साइन थीटा थीटा के इक्वल हो गया, तो टॉर्क रीस्टोरिंग क्या जाएगा माइनस पी थीटा, और टॉर्क रीस्टोरिंग की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ से माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, और कैलकुलेशन करके क्या जाएगा 2 पाई रूट में आई बाई पी। रिजल्ट याद रहना चाहिए, अभी यूज करूंगा। अब देखना बेटा, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखना मैं यूज करूंगा बेटा रिजल्ट को, ऐसे मत सोचना ना सर ये क्वेश्चन ऐसे लुल्लू था, लुल्लू अभी तुमको बनाएगा बेटा, लुल्लू तुमको बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं लिखवा ले रहा हूं, क्योंकि टाइम कम है, 2 क्वेश्चन करने, एक जेई मेन का पीवाईक्यू, एक जेई एडवांस का पीवाईक्यू। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिखते चलना अगर किसी को लिखना है तो। ए डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या डायपोल नहीं, ए नॉन कंडक्टिंग रोड इज प्लेस्ड, ए नॉन कंडक्टिंग मासलेस रोड
इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर नॉन कंडक्टिंग क्यों है? अगर कंडक्टिंग होएगी तो उसका चार्ज भग जाएगा एक दूसरे से। ध्यान से देखना, वैसे लिखवा देते हैं यार, नहीं लिखवाने में टाइम लगेगा, नहीं लिखवाएंगे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा तुम्हारा, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें मैंने एक रोड रखी है जो नॉन कंडक्टिंग है और मासलेस है। ध्यान से सुनना, मैं लिख ही देता हूं, पगले बच्चे भी बोलेंगे मास्टर ने तो पता नहीं क्या बोला। नॉन कंडक्टिंग रोड, नॉन कंडक्टिंग एंड मासलेस, मासलेस रोड मासलेस है और नॉन कंडक्टिंग है बेटा। और इसके दोनों एंड्स पे दो चार्जेस लगे हुए हैं, इस रोड के दोनों एंड्स पे, इस रोड के दोनों एंड्स पे दो चार्ज लगे हुए हैं। इधर लगा हुआ है -q और इधर लगा हुआ है +q, और इसका मास है m और इसका मास भी m। और इस रोड की जो लेंथ है ना चचा, वो है l। तो टाइम पीरियड बता दो अगर ये रोड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। और ये क्वेश्चन आज के करा गया है जेई मेन 2020 में, और बच्चे ऑलमोस्ट इसको छोड़ के आए थे। अभी तुमको इजी लगेगा क्योंकि तुमको कंसेप्ट करवा दिया, फिर भी कुछ बच्चों से नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर पता है क्या क्या यूज होगा। सेंटर ऑफ मास यूज होगा, रोटेशनल यूज होगा, एसएसएम यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज होगी। चार चैप्टर मर्ज कर दिए हैं तब जाके ये क्वेश्चन बना। इसलिए इसको मैं जेई मेन की डिफिकल्टी लेवल में रख रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, पहले बोलो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, जिसमें एक नॉन कंडक्टिंग मासलेस रोड रखी गई है जिसकी लेंथ कैपिटल आर है, उसके दोनों एंड्स में चार्ज रखे गए हैं +q और -q, और दोनों के मास इक्वल है। सर नॉन कंडक्टिंग क्यों? अगर कंडक्टिंग होती तो +q तो इधर आता था, -q उधर भग जाते चार्ज, इसलिए नॉन कंडक्टिंग रखी है। अब बात करते हैं कैसे सिलेक्ट करेगी। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। डेट मीन्स रोड कैसे ऑसिलेट करेगी। अब ऐसे रोड है, रोड अपनी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, ऐसे 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 ऐसे। देखना ये अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रोड है तो रोड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, ऐसे 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 ऐसे, और अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। ध्यान देना, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। तो सॉल्यूशन देना इसका, सर कैसे करेंगे? मैं बोलूंगा बेटा रिजल्ट तेरे को याद है, रिजल्ट तेरे को याद है टाइम पीरियड क्या होता है? बिल्कुल सर टाइम पीरियड का रिजल्ट याद है, 2π में I/PE होता है। मैं बोलूंगा अब अगर तेरे को रिजल्ट याद नहीं होता तो अभी वाली डेरिवेशन तेरे को फिर से करनी पड़ती और फिर जाके तेरे से ये क्वेश्चन होता। तो सोच कितना लेंथ हो गया, तब मैं तेरे को बोलता हूँ रिजल्ट डायरेक्ट याद करके रखा कर। तो रिजल्ट तेरे को याद था T = 2π में I/PE, I/PE। I क्या था सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस। P क्या था सर? डायपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड था। बस वैल्यू रख दे, वैल्यू रख दे। तो सर I की वैल्यू पता है यहाँ पे क्या होगी? सर रोड का है ना सेंटर ऑफ मास, रोड का सेंटर ऑफ मास पता है सर क्या होता है? मैं बोलूंगा क्या होता है सर? 1/12 ml²। मैं बोलूंगा बात तो सही है, लेकिन तू यहाँ पे क्या 1/12 ml² रख पाएगा? बिल्कुल सर रख पाएंगे। अबे पगले बच्चे पढ़ ले, मैंने तभी यहाँ पे लिखा मासलेस है। अगर मास नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? रोटेशनल मोशन पे आ जाओ आप इधर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था सर? सिग्मा mi/ri का स्क्वायर। mi क्या होता था? मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। और ri क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस से पार्टिकल कितनी दूर पे है वो वाली डिस्टेंस। जैसे मान लो
ये वाली एक्सिस है और यहाँ से r1 डिस्टेंस पे m मास का पार्टिकल है m1, r2 डिस्टेंस पे m2 मास का पार्टिकल है, r3 पे m3 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। डेट मीन्स r1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं। बात समझ में बिल्कुल सर आई। तो ये 1/12 ml स्क्वायर तो कैसे पुट कर देगा सर, नहीं रख सकते सर, नहीं रख सकते। इस केस में पता है क्या करना पड़ेगा बेटा, जो ये पार्टिकल्स थे ना, तभी तो इनका मास दे रखा था, इनका इनके सेंटर ऑफ अबाउट के, इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। रोड मैंने कहा था अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करिए, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से सर, l/2 आएगी और l/2 इधर। यूनिफॉर्म रोड है तो सर दोनों तरफ इक्वल मास है, तो सेंटर ऑफ मास l/2 पे होगा, l/2 पे होगा। सर कैसे, समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा कैसे निकालते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास का भी थोड़ा रिवीजन करवा देते, यहीं पे करवा देते, ध्यान से देखना। अगर मासेज तेरे इक्वल है, मासेज तेरे इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, बीच के अंदर। अगर मासेज तेरे इक्वल है, यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास तेरे इक्वल होता है, बीच में होता है। समझ, यहां पे m1 मास है, यहां पे m2 मास है, टोटल डिस्टेंस दी है। मैं बोलूं m1 इज ग्रेटर देन m1 इज ग्रेटर देन m2। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। सेंटर ऑफ मास के थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं। ये यूनिफॉर्म रोड है तो यूनिफॉर्म हो गई, डेट मींस बीच के अंदर इसके सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। मैं बोलूं ये अपनी दूसरी यूनिफॉर्म रोड है, मासलेस है, इस पे m1 पार्टिकल है, यहाँ पे m2 पार्टिकल है, इसकी लेंथ दी है। मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 तो तू बोलेगा सर सेंटर ऑफ मास ऑलवेज हेवी पार्टिकल्स के टुवर्ड्स होता है, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हेवी पार्टिकल। इतना तो तूने पढ़ा हुआ, बिल्कुल सर। तो ध्यान से देख, सेंटर ऑफ मास किधर होगा, इधर होगा। तो मैं एज्यूम करके चल सकता हूं क्या, सेंटर ऑफ मास m1 पार्टिकल से r1 डिस्टेंस पे है और m2 पार्टिकल से r2 डिस्टेंस पे है। अब बात आती है सर r1 डिस्टेंस कैसे निकालें। मैं बोलूंगा बेटा r1 निकालने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ अदर बॉडी m1 मास की टू सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस निकाला, लेकिन तेरे को मास लेना पड़ेगा दूसरे का, तो सर m2 का मास लेना पड़ेगा, मास ऑफ अदर बॉडी टोटल डिस्टेंस d अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। अगर r2 की बात होती तो सर मास ऑफ अदर बॉडी इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल मास। अब ध्यान से देख, यहाँ पे क्या है, मास इक्वल है तेरे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r1 की वैल्यू क्या आएगी। ध्यान से देखना, m इंटू डी, टोटल डिस्टेंस l है तो m इंटू एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, तो क्या हो जाएगी l/2। तो r1 की वैल्यू क्या आएगी l/2। l में से l/2 निकालेगा क्या आएगी सर l/2। डेट मींस सर यू आर राइट, अगर मासेज इक्वल है, यूनिफॉर्म रोड है, तो सेंटर ऑफ मास सर, सेंटर ऑफ मास होगा ना अपना, वो सर बीच में होएगा। वो सर बीच में होगा। अब सेंटर ऑफ मास अब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर ले, बिल्कुल सर कर लेते हैं। तो क्या आएगा सर m मास और डिस्टेंस सर l/2। क्या होता था mr², मैंने लिख रखा है यहाँ पे mr²। दूसरा पार्टिकल का भी मास है सेम l/2 होल स्क्वायर। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ट्वाइस ऑफ m l²/4। क्यों, क्योंकि ये 2 बार है, तो आई क्या हो जाएगा सर m l²/2। अरे ये सुनो, बिल्कुल सर, तो यहाँ पे पुट कर दो बे भाई वैल्यू, अरे भाई वैल्यू पुट कर दो m l²/2। और मूवमेंट, ये डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा सर, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू है q इंटू एल, q इंटू एल, तो q इंटू एल रख देंगे और इंटू में e, तो क्या हो जाएगा
सर जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या टाइम पीरियड आएगा सर, वो आएगा 2 पाई रूट में एल से एल गया ml/2 QE। अब तुम सोच पा रहे हो क्या, सेंटर ऑफ मास को यूज करा, रोटेशनल मोशन को यूज करा, एसएचएम को यूज करा और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मर्ज कर दिया। चार चैप्टर एक साथ मर्ज करिए। कई बच्चों के तो ऊपर से गया होगा, बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। कुछ नहीं होता बेटा, बस इतना याद कर ले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिग्मा mi ri का स्क्वायर। और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा रोटेशनल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करा जाता है। अहम होता है mi होता है मास ऑफ द बॉडी, जिसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। और ri होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पे मास प्लेस्ड करा गया और रोटेशनल कहां से करिए एक्सिस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो रोटेशनल एक्सिस तो ये है और मास ये है, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे परपेंडिकुलर ये एक्सिस तो ये है रोटेशनल करने वाली, और मास ऐसे यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है। तो अपन mi ri के स्क्वायर से निकालते हैं। तो मैंने यहाँ क्या करा, m और लेंथ कितनी थी l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर, तो मैंने ऐसे करा। सर सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे कि l/2 पे होगा बेटा, यूनिफॉर्म होती है ना, जो भी यूनिफॉर्म बॉडीज होती है ना, सिमेट्रिकल बॉडीज, उनका सेंटर ऑफ मास ऑलवेज बीच में होता है, सेंटर में होता है, ऑलवेज बीच में होता है, सेंटर में होता है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, एक साइड हेवी है, एक साइड लाइट वेट है, तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज टुवर्ड्स दी हैवी वेट। तो m1 ज्यादा है तो m1 की तरफ होएगा, आप यहीं पे देख लेना, अभी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वाले के साथ में। तो m1 की तरफ होएगा सेंटर ऑफ मास, और m2 लाइट वेट था तो इसकी तरफ नहीं होएगी, तो r2 की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, मास ऑफ अदर बॉडी m1 इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल मास, और r2 ऐसे निकाल के अपन ने क्वेश्चन कर लिया। आई होप सभी का अच्छे से समझ में आया, आ भी गया होगा। अब करते इस पे, ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है बेटा। अगर लैंग्वेज लिखवा देता तो मोस्ट ऑफ द बच्चे वहीं पे ठुस हो जाते, मेरे को पता हो जाती बेटा ठुस। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब देखना, उसको भी रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं बस। और सेम है रोड नॉन कंडक्टिंग मास है, और ये एडवांस क्वेश्चन बस इतना मिटा देते हैं, और सेम रहेगा बाकी चीजें। एडवांस का है तो देखना, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें भी नॉन कंडक्टिंग रोड रखी है। इसमें चार्ज रखा गया है +Q और -Q। इधर मास 2m है, इधर मास m है, लेंथ वही l है। सर क्या चेंजमेंट कर दिया, मास पहले mm था, अब 2m और m कर दिया। पसीना आएगा बच्चों की, पसीना आएगा बच्चों की, ये एडवांस का है। तो वही है, टाइम पीरियड बता दो जब इसको स्मॉल एंगल थीटा पे रोटेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। सर कैसे बताएंगे, मैं बोलूंगा मखालाडले फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर 2 पाई रूट में I/P। मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, बोले सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वो है सर मास A का 2m है। सर R1 क्या होगी, मैं बोलूंगा अभी मैंने तेरे को बताया सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड्स दी हैवी मास। तो सर सेंटर ऑफ मास इस रोड का होगा ना, वो इधर होगा। कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है L। अगर मैं बात करूं ये वाली लेंथ L1 माने अपन, ये वाली लेंथ अगर अपन R1 माने, क्या माने R1, तो R1 क्या आएगी, तो बोलेगा सर
मास ऑफ अदर बॉडी m, टोटल लेंथ l, सर टोटल मास 3m, तो क्या है l/3, दैट मीन्स l/3 इधर, और ये वाला मास इससे कितने डिस्टेंस पे होगा r2, सर मास ऑफ अदर बॉडी, टोटल लेंथ और टोटल मास कितना आएगा 2/3l, दैट मीन्स l/3 छोटा है या 2l/3, सर l/3 छोटा है तो इधर होएगा l/2, l/2 तो बीच में होता और l/3 सर इधर होएगा, दैट मीन्स सर आप सही बता देते अभी, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज हेवी मास, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड दी हेवी वेट या हेवी मास की तरफ होता है, हेवी बॉडी की तरफ होता है, तो देखना इधर हो गया सेंटर ऑफ मास, तो R1 की वैल्यू कितनी आई थी सर l/3 का होल स्क्वायर प्लस m 2l/3 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया सर 2m l²/9 m 4l²/9, तो कितना हो जाएगा सर 2m l²/9 4m l²/9, तो कितना हो जाएगा 6m l²/9, बस वैल्यू पुट करनी है। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा सर, डायपोल मोमेंट था q इंटू एल, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 रूट में 6m l²/9 q इंटू एल इंटू ई, तो क्या हो जाएगा 2 रूट में एक एल से एक एल गया और 3 टू द 6 ml/3 LE, एल क्या ई क्यू ई, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, एडवांस का क्वेश्चन क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा था, क्या पूछा था बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर वो कैसे बताएंगे, मका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती थी ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता था 2π/t, तो मैं एक काम करता हूँ 2π को इधर लेके जाता हूँ, तो तू क्या बोला t = 2π = रूट में 2ml/3 QE, मैं बोला अपोजिट कर दे, तो तू बोलेगा सर रूट में 3 QE/2 ml होता है 2π/t, और 2π/t क्या होता है ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, अब तू सोच रहा है पहले क्या करेगा, एसएचएम का फॉर्मूला निकलवाया तेरे से 2π रूट में I/P, अगर मैं तेरे को पहले फॉर्मूला नहीं दे रहा करवाता तो डायरेक्ट कर पाता, बच्चे बोलेंगे सर एडवांस का तो इतना इजी क्वेश्चन है ऐसे हो गया, अगर मैं तेरे से फॉर्मूला डेराइव नहीं करवाता तो तू क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख पाता, नहीं लिख पाता, अगर तेरे को रिजल्ट याद नहीं होगा तेरा काम वहीं पे खत्म, अगर तेरे को रिजल्ट पता है फिर तेरे को क्या आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास आना चाहिए कि R1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ये निकाल लिया तो तेरे को रोटेशनल मोशन आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर फॉर्मूला अपन गेट गया तो गया काम से, तो mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके टाइम पीरियड आ गया। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती थी ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t, तो 2π/t की वैल्यू निकाली और वो क्या हुई ओमेगा की वैल्यू। देख रहे हो किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे, लेकिन भाई सच बताने ईमानदारी, मैंने आपको जोड़ती हुई चीजें सिखाई है या नहीं सिखाई, बिल्कुल सर आपने हमें जोड़ते हुए चीजें सिखाई है, बिल्कुल एक लय के अंदर लेके गए हो, बहुत मजा आया सर, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को तो आपको मजा आया नहीं आया, मेरे को बहुत मजा आया पढ़ा के, और आई होप अगर आपको भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, डेली ऐसे नए कॉन्सेप्ट सीखना। आप देख रहे हैं पीके की क्लास, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहना और सीखते रहना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।